This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर टीचर अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है, यूनिट नंबर 14 क्लास 5 के एक्सरसाइज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पेज नंबर है 140। तो इसका जो अभी हम क्वेश्चन सेकंड कर रहे थे, डू यू थिंक फाइटिंग इज़ गुड और बैड, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखें, फाइटिंग इज़ जनरली ए बैड थिंग। इसकी रीज़न क्या है? पहली तो ये कि नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। तो एज द पोएम शोज, फाइटिंग कैन लीड टू बीइंग कास्ट आउट और फेसिंग अनप्लेजेंट सिचुएशंस। तो जंग की वजह से नाखुशगवार वाक़यात नताइज निकल सकते हैं। जैसे इस पोएम के अंदर वो जो 2 किटन्स थे, जो बिल्ली के 2 बच्चे हैं, उनको नामुवाफ़क़ हालात का सामना करना पड़ा। और तो इस तरह से जंग जो है ये नेगेटिव कंसिक्वेंसेस पैदा करती है। अगला पॉइंट है जी, लैक ऑफ रेजोल्यूशन। फाइटिंग ऑफन एस्केलेट्स प्रॉब्लम्स रादर देन सॉल्विंग देम। तो कहती हैं कि जो जंग है या लड़ाई है ये मसले पैदा करती है, ये मसले हल नहीं करती। फ़िज़िकल एंड इमोशनल हार्म। फिर फाइटिंग में क्या होता है कि आप एक दूसरे को अजीब व गरीब अल्फाज में पुकारती हैं या अगर हाथापाई करती हैं तो इससे आपके फ़िज़िकल और इमोशनल आपको डैमेज हो सकता है। डिसकम्फर्ट एंड अनहैप्पीनेस। तो फाइटिंग से हमेशा परेशानी ही बढ़ती है। जैसे द किटन्स वर कोल्ड एंड मिजरेबल आफ्टर फाइटिंग। तो जंग की वजह से जब वो बिल्ली के बच्चे लड़े तो ख़ातून ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पीस ब्रिंग्स कंफर्ट। और जब उन्होंने सुलह कर ली तो वो घर में सुकून से आ गए। तो इसलिए जो अमन और आश्ती है ये ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। डैमेज्ड रिलेशनशिप। और फाइटिंग क्या करती है कि फ़ाइटिंग हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ख़राब कर देती है। अगला है जी, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ़ द पोएम एंड हाउ डू यू नो। इस पोएम का मॉरल क्या है, मैसेज क्या है और हमें कैसे पता चला कि यही इस पोएम का मॉरल है। द मॉरल ऑफ़ द पोएम इज़ दैट इट इज़ बेटर टू लिव इन पीस एंड हार्मनी दैन टू क्वारल एंड फाइट। तो इस पोएम का मॉरल यही है कि भाई अमन से जीना बेहतर है लड़ने और झगड़ने की बजाय। वी नो दिस। अब हमें कैसे पता कि ये इस पोएम का स्टेंजा, ये इस पोएम का मॉरल है। वी नो दिस फ्रॉम द लास्ट स्टेंजा, दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू कर्ल एंड फाइट। तो आखिरी स्टेंजा ये मैसेज जो है वो कन्वे करता है। दिस क्लियरली स्टेट्स दैट द किटन्स रियलाइज that peaceful coexistence is preferable than fighting and quarreling. Read the poem again and fill in the blanks with correct option. तो पोइम को पढ़ के आपने ये MCQs हैं ये हल करनी है। पहला है द 2 little kittens fought during a stormy dash। पहली ऑप्शन है नाइट, दूसरी मॉर्निंग, तीसरी इवनिंग और चौथी है आफ्टरनून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टॉर्मी नाइट। अगला है जी, द ओल्ड वुमेन स्वेप्ट द किटन्स विद द डैश। तो बूढ़ी खातून ने किस चीज़ से उन किटन्स को बाहर निकाला? स्टिक से, ब्रूम से, हैंगर से या ब्रश से? तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या है? किससे बाहर निकाला था उसने? ब्रूम से निकाला था। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला पॉइंट था द किटन्स बिकेम वेट विद डैश। तो बिल्ली के बच्चे गीले किस से हुए थे? रेन से हुए थे, स्वेट पसीने से हुए थे, वाटर
या स्नो से हुए थे। तो द किटन्स बिकेम वेट विद स्नो, तो वो बर्फ़ से गीले हुए थे। नेक्स्ट है वन किटन हैड नो डैश सो दे बिगेन टू फाइट। तो एक बिल्ली के बच्चे के पास क्या नहीं था? टॉय खिलौना नहीं था, फूड नहीं थी, माउस नहीं था या ब्लैंकेट नहीं था। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 है वन लिटिल किटन हैड नो माउस सो दे बिगेन टू फाइट। तो तीसरी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है दे फाउंड इट मच बेटर टू डैश बाय द फायर। तो उन्हें कहीं बेहतर लगा कि वो बैठें टू सिट या टू स्टैंड, टू लाई या टू फाइट। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी टू लाई बाय द फायर। तो जो तीसरी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला है जी एनालिटिकल रीडिंग। रीड एनी पोएम अबाउट योर फेवरेट एनिमल फ्रॉम द इंटरनेट और लाइब्रेरी एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो वर्ड मैंने कहा ये लाइब्रेरी है, लिखने में 2 आर ए आर, लेकिन बोलने में 1 आर आएगा। तो लाइब्रेरी, ये आपने गूगल पे जाके इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ज़रूर चेक करनी है। अच्छा जी, इस पोएम के हम ये देखते हैं इंटरनेट पे जाना है, वहाँ से एक पोएम पढ़नी है और इसे आपने अपने लाइब्रेरी से पढ़ लें या इंटरनेट से पढ़ लें और अपनी नोटबुक पे लिखनी है। तो यहाँ एक पोएम है डॉल्फिन के बारे में। The ocean's graceful dancers in waters wide where deep current flow. A creature leaps a magnificent show. With skin so smooth and sleek and gay, it glides through waves and loves to play. मैं फिर पढ़ता हूँ। The ocean's graceful dancer in waters wide where deep current flow. A creature leaps a magnificent show. With skin so smooth and sleek and grey, it glides through waves and loves to play. A dolphin bright with a friendly grin, a clever mind and a joyful fin. They talk and click a special sound, so they chase the fish all around. They jump and flip with a splash and gleam like silver arrows in a watery dream. So smart and kind, they help their friends a little hot until the end. From ocean depth to sunlit shore, the dolphins swim forevermore. A wondrous sight for all to see. The ocean's dancer wild and free. तो ये एक खूबसूरत पोएम है। तो इसके जो है वो डॉल्फिन के बारे में है। अगला है जी write a poem on the topic My Pet Cat with the help of the given rhyming words in your notebook. तो My Pet Cat के ऊपर आपने एक लिखनी है पर, फर, फीड, ट्रीट, फिश, डिश, adore, bow. My softest friend. My little cat, a gentle purr, so fast and warm its lovely fur. It pads around on my tiny feet, always looking for a tasty treat. Sometimes it dreams of yummy fish, served neatly on a little dish. My cuddly friend I truly adore, never a moment does it bore. तो इसमें जो राइमिंग वर्ड है वो हैं पर,
फर, फीड, ट्रीट, फिश, डिश, एडो, बो। तो ये इसके राइमिंग वर्ड है और इन्हीं राइमिंग वर्ड के ऊपर हमने पोइम बनाई है पर, फर, फीड, ट्रीट, फिश, डिश, एडो, बो। तो ये वो राइमिंग वर्ड हैं, इन्हीं के ऊपर हमने ये पोइम कंपोज की है। कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। देखें एनालॉजी बेसिकली सिमिलीज होती हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि ही इज़ एज़ क्लेवर एज़ फॉक्स, तो इसमें एज़ का यूज़ होता है या लाइक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ही इज़ रनिंग लाइक ए टाइगर, तो रनिंग और रनिंग लाइक अ टाइगर, तो लाइक जो है इसने कंपेयर कर दिया है कि ही इज़ रनिंग लाइक ए टाइगर, वो टाइगर की तरह भाग रहा है। ठीक है, तो उसके भागने के अंदाज को कंपेयर कर दिया गया टाइगर के साथ। इसी तरह ही इज़ एज़ फास्ट एज़ लाइन, तो ये जो एज़ फास्ट एज़ जो है ये एक सिमिली है। An analogy is a comparison of two pair of words to show their similarities. तो यहाँ पे एक चंद सेंटेंसेस लिखे गए हैं। लीफ इज़ टू ट्री एज पेटल इज़ टू फ्लावर। तो यहाँ तो देखिए ना, जो कंपैरिजन दिया गया है, लीफ इज़ टू ट्री, दरख्तों के लिए पत्ती ऐसी ही होती हैं, एज फ्लावर इज़ टू, एज पेटल इज़ टू फ्लावर, जैसे फूलों के लिए पत्तियाँ आती हैं। एप्पल इज़ टू फ्रूट एज कैरेट इज़ टू वेजिटेबल। तो एप्पल इज़ टू फ्रूट, कैरेट इज़ टू वेजिटेबल, जैसे सेब फल है, तो जिस तरह से गाजर जो है वो सब्ज़ी है, इसी तरह से सेब जो है ये एक फल है। टर्टल इज़ टू क्रॉल एज फ्रॉग इज़ टू हॉप। तो टर्टल जो है ये क्रॉलिंग करता है और फ्रॉग क्या करता है, जंप लगाता है। कार इज़ टू रोड एज बोट इज़ टू ओशन। कारें जो हैं सड़कों पे, जैसे बोट जो है वो समंदर पे चलती हैं। हंग्री इज़ टू ईट एज टायर्ड इज़ टू स्लीप। तो भूखा खाना खाता है, जैसे थका बंदा सोता है। कंप्लीट द गिवन एनालॉजीज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। Cow is a mammal, a snake is a dash, insect या reptile। तो कौ ऐसी मैमल है जैसे सांप, इंसेक्ट है या रेप्टाइल है, तो आप ये किधर कहेंगे, रेप्टाइल। तो ये होगा काउ इज़ मैमल, ए स्नेक इज़ आ रेप्टाइल। पेंसिल इज़ टू राइट एज सीजर्स आर टू डैश, रब या कट। तो पेंसिल इज़ टू राइट, पेंसिल लिखने के लिए होती है, एज सीजर आर टू कट, जैसे कैंची जो है ये काटने के लिए होती है। द मून इज़ टू नाइट एज द सन इज़ टू डैश, डे या इवनिंग। तो द मून इज़ टू नाइट एज द सन इज़ टू डे, तो यहाँ डे लगेगा। हैट इज़ टू हेड एज शू इज़ टू फुट, तो यहाँ शू के साथ जो है वो हम आम लगाएंगे, ये फुट, तो फुट ज़ाहिर है फुट लगेगा। हैट इज़ टू हेड एज शू इज़ टू फुट। अगे जी, रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो हमने सिमिलीज के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो यहाँ पे दिया गया है, पहला है जी एज ब्लैक एज कोल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, कम्प्लीटली ब्लैक। तो हिज न्यू शूज़ आर एज ब्लैक एज कोल, उसके नए जूते ऐसे स्याह हैं जैसे कोयला होता है। आगे एज ब्रेव एज ए लाइन, यानी इसका मतलब क्या है, बहुत दलेर, बहुत बहादुर। माई यंगर ब्रदर इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, मेरा भाई इतना बहादुर है जितना शेर होता है। अगला है एज बिजी एज ए बी, यानी इसका मतलब है वेरी बिजी, बहुत मसरूफ़ होना। दे आर एज बिजी एज बीज कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपने काम में
बहुत बिजी हैं, जैसे शहद की मक्खी होती है, एज बिजी एज बीज। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इसका मतलब क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग। ही कैन हिट द बॉल अक्रॉस द फैन बिकॉज ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। तो उसका भाई इतना मजबूत है जैसे ऑक्स होता है। हैव आइज लाइक ए हॉक, डिस्क्राइबिंग समवन हु सीज एवरी स्मॉल डिटेल, यानी ऐसा बंदा जो बड़ी बारीक से बारीक चीज़ भी जान ले। माई फादर इज़ एन इंजीनियर एंड ही हैज़ आइज लाइक ए हॉक, मेरा बाप एक इंजीनियर है और उनकी नज़र बहुत तेज़ है, यानी जजमेंट की नज़र जैसे करें। सर्कल द सिमिलीज इन द पोएम एंड यूजेस देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन योर, यानी करना ये है कि पोएम के अंदर जो सिमिलीज यूज़ हुई हैं उनको आपने सर्कल करना है एंड यूज़ देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और उन सिमिलीज के आपने जुमले बनाने हैं। तो देखें, जो पोएम जब हम पढ़ते हैं तो पोएम के अंदर जो स्टेंजा है, इसका स्टेंजा नंबर 4, स्टेंजा नंबर 4 के अंदर जो हैं वो सिमिली यूज़ हुई हैं। जैसे ये स्टेंजा मैं पढ़ने लगा हूँ। एंड देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माइस, ऑल वेट विथ स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस। तो ये दो सिमिलीज यूज़ हुई हैं, एक है एज क्वाइट एज माइस, तो यानी इतनी खामोशी से जैसे चूहे होते हैं। तो इसको सेंटेंस में यूज़ कर लें, द चिल्ड्रन एंटर्ड द लाइब्रेरी एज क्वाइट एज माइस सो दे वुडंट डिस्टर्ब एनी वन। तो बच्चे लाइब्रेरी में बड़ी खामोशी दाखिल हुए, जैसे इतनी खामोशी से जैसे चूहे, तो ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो सकें। तो अगला है एज कोल्ड एज आइस, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड उन्होंने महसूस की, यानी इतनी सर्दी जितनी ठंडी जितनी बर्फ़ होती है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत सर्दी, बहुत ठंड फील की। आफ्टर प्लेइंग इन द रेन, बारिश में खेलने के बाद, अली फेल्ट एज कोल्ड एज आइस, तो अली को इतनी ठंड फील हो रही थी जैसे वो बर्फ़ में हो। तो आगे हम बढ़ते हैं, लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें करना ये है कि जो ब्लैंक्स हैं उसके अंदर हमने देखना है कि कौन सा लेटर है जो लगेगा। तो पहला जो है वो वर्ड है SYMB-L, तो इसमें O लगेगा क्योंकि ये वर्ड बनता है सिंबल, तो SYMBOL। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है HE, आगे डैश है, BIV, फिर डैश है, ROUS। तो जो पहली ब्लैंक है इसके अंदर R आएगा, फिर B यानी HER, BIV, उसके बाद जो अगली ब्लैंक है वहाँ पे O आएगा, तो ये हर्बीवोर्स बनेगा। उसके बाद अगला वर्ड है डैश RAVERY, तो ये बनेगा ब्रेवरी। तो यहाँ पे जो पहले सेंटेंस के शुरू वर्ड के शुरू में ही ब्लैंक दी है, यहाँ पे B आएगा। उसके बाद है H-NT, तो यहाँ पे U लगेगा, तो बन जाएगा हंट। नेक्स्ट है AT-RACTIV, फिर डैश। तो पहली ब्लैंक में आपने T लगाना है, और जो आखिर में ब्लैंक दी गई है, जो सेकंड ब्लैंक है, इसमें E आएगा, तो ये वर्ड बनेगा अट्रैक्टिव। तो ये वर्ड हैं जी सिंबल, हर्बीवोर्स, ब्रेवरी, हंट और अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आपने
लेकिन पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं कि फ्यूचर टेंस जो है ये किस तरह से आने वाले दौर के कामों को ज़ाहिर करता है। फ्यूचर, वैसे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो जदीद ग्रामर की बुक्स हैं उनके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह पे जो वर्ड आपको नज़र आता है वो होता है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर सिंपल टेंस उन कामों को ज़ाहिर करता है जो मुस्तकबिल में होंगे। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर या फॉर्म के ऊपर बात करें तो अगर पहले हम अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शैल, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ये आपकी बुक के ऊपर देखें फ़िक्रा लिखा है, ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। और इसी पैटर्न के ऊपर अफर्मेटिव के ऊपर लिखा हुआ है, सना विल टेक केयर ऑफ हर कैट। और तीसरा सेंटेंस है, आई शैल गो टू द पार्क। तो इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने विल शैल लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव जो होगा उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसकी एग्जांपल मैं बोलने लगा हूँ, ही विल नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, सना विल नॉट टेक केयर ऑफ हर कैट, आई शैल नॉट गो टू द पार्क। तो इसमें देखें थोड़ी सी वैसे तो कहते हैं कि विल सब जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशनली ये कहा जाता है कि आई बुई के साथ शैल, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्रोनाउन होंगे, उन सब के साथ आप विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे इसके बाद आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो फॉर्मेट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप विल या शैल लगाएंगे, ठीक है। विल और शैल के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं फिर बोलने लगा हूँ, सबसे पहले विल शैल लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, यानी ही शी आई वो यू दे या कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे विल ही कंप्लीट हिज होमवर्क, विल सना टेक केयर ऑफ हर कैट, शैल आई गो टू द पार्क। तो ये जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो 5 फ़िक्रे आपने लिखने हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो इसमें पहला हम कहते हैं कि शी विल अटेंड द मीटिंग, ये इसका अफर्मेटिव है। इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो, विल शी अटेंड द मीटिंग टुमारो। और इसका आगे अगला फ़िक्रा है, दे विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो इसका नेगेटिव बनेगा, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, और नेगेटिव बनेगा दे विल नॉट पार्टिसिपेट, और इंट्रोगेटिव बनेगा विल दे पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। अगला है जी, यू विल विज़िट द म्यूज़ियम नेक्स्ट वीक। तो नेगेटिव का यू विल नॉट विज़िट द म्यूज़ियम नेक्स्ट वीक, और इंट्रोगेटिव होगा विल यू विज़िट द म्यूज़ियम नेक्स्ट वीक। अगला है, ही विल नॉट बी एबल टू जॉइन अस, ही विल नॉट बी एबल टू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट। तो ये नेगेटिव है, ओके। आगे बढ़ते हैं जी।
नेक्स्ट है रीड द गिवन क्वेश्चंस विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव, यानी देखिए बी की जो बी बेसिकली बेसिक फॉर्म है और इसकी अगली फॉर्म जो होती हैं वो इज़, आर, एम, वाज, वर। तो इज़, आर, एम, वाज, वर किसकी शक्लें हैं? बी की। और डू की शक्लें कौन कौन सी हैं? डू की शक्ल डज है, डू की शक्ल डिड है, डू की शक्ल डू है। और हैव की शक्ल होती है हैज़, हैव, हैड। तो हैज़ 3 शक्ल में होता है। एक बार फिर दोहराई देता हूँ। बी की शक्ल ही आगे इज़ होती है, आर, एम, वाज या वर। और डू की शक्ल क्या होती है? डज, डू या डिड। और हैव की हैज़, हैव, हैड। तो इनकी एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। पहला है एम आई क्लियरिंग माई रूम। तो हमने ये जो इससे क्वेश्चन बनाने हैं कि किन के साथ? बी की मुख्तलिफ शक्लों के साथ। पहला है एम आई क्लीनिंग माई रूम, इज़ दिस कैट हंग्री, आर द किटन्स फाइटिंग, was she sleeping in her room, were the children making a noise। ठीक है। और डू के साथ जो हैं वो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? जैसे डज ही ना हेल्प यू, डू दे कम लेट एट नाइट, डिड इट रेन येस्टरडे। तो ये जो हैं डू से क्वेश्चन बने हैं उसकी मुख्तलिफ शक्लों के साथ। और हैव से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? और उसकी डिफरेंट शेप के साथ। जैसे हैज़ ही completed his work, have they reached home, had we locked the door। तो ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं बी की मुख्तलिफ शक्लों से, डू की मुख्तलिफ शक्लों से और हैव की मुख्तलिफ शक्लों से। अब टास्क क्या है? राइट 2 क्वेश्चंस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच इन योर नोटबुक। तो आपने क्या करना है कि 2 सवाल बनाने हैं बी से, डू से और हैव से। तो बी जो है मैंने जैसे पहले कहा कि बी इज़, आर, एम की शक्ल होती है जैसे। और डू की जो शक्ल है डू, डज, डिड है। और हैव की शक्ल हैज़, हैव, हैड। तो सबसे पहले बी से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन बनाएंगे। आर यू रेडी फॉर द ट्रिप। तो ये जो आर है यहाँ पे ये बी की शक्ल ही है। और फिर इज़ दिस योर फेवरेट कलर। तो यहाँ पे इस जो है ये बी की शक्ल है। आगे आएगा डू से हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इसकी डिफरेंट शेप से। डू यू लाइक आइसक्रीम, डज ही प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। तो हैव से कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन बनेंगे? पहला है कि हैव यू सीन माई बुक, हैज़ ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। तो ये हो गया कि हम बी, डू और हैव की डिफरेंट शेप से कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला जो हमारा टास्क है वो राइटिंग टास्क है। इसमें हमें कहा ये गया है कि रीड द गिवन पोएम एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन योर नोटबुक। तो पोएम जो है ये एलिफेंट के बारे में है। जैसे कहा गया कि पहले कहा गया है एलिफेंट्स वॉकिंग अलॉन्ग द ट्रेल्स आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स, ट्रंक्स एंड टेल्स आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट्स वॉक्स इन सर्कस रिंग्स। और कुछ अगले पेज पे है elephants work and elephants play, and elephants walk and feel so gay, and when they walk it never fails, they are holding hands by holding tails। तो कहा गया जी elephants walking along the trails, जब भी हाथी चलते हैं, are holding hands by holding tails, एक दूसरे की दुम को पकड़ लेते हैं। trunks and tails are handy things
व्हेन एलिफेंट्स वॉक इन सर्कस रिंग्स। तो वो अपने ट्रंक से, दांतों से, अपनी दुम से काफ़ी काम कर लेती हैं इवन जब वो चल रही होती हैं। एलिफेंट्स वर्क एंड एलिफेंट्स प्ले, चाहे ये काम करें चाहे ये खेलें। एंड एलिफेंट्स वॉक एंड फील्स हो गए, ये चाहे चलती हैं तो ये इकट्ठे रहती हैं इस वजह से। व्हेन दे वॉक इट नेवर फील्स, यही वजह है कि ये कभी भी नाकाम नहीं होते। दे आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स। तो इसका जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है इस पोइम का, वो बात कर लेते हैं कि द पोइम शोज़ हाउ एलिफेंट्स लिव हैप्पीली एंड हेल्प ईच अदर, कि जो हाथी हैं कैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। वेदर दे आर वर्किंग आर प्लेइंग, चाहे काम कर रही हो चाहे खेल कूद कर रही हो, दे स्टे टुगेदर, ये इकट्ठे ही रहती हैं। इट हाईलाइट्स द फ्रेंडशिप, इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड कोऑपरेशन। तो ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि कितनी अहमियत है फ्रेंडशिप की, कितनी अहमियत है यूनिटी की और एक दूसरे से कोऑपरेशन की। तो ये पोइम जो है हमें ये मैसेज देती है। अगला है क्वेश्चन के राइट 3 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स अबाउट रेनबो एंड राइट ए पोएम इन योर नोटबुक। करना ये है कि रेनबो के मतलब आपने 3 पेयर बनाने हैं और वो जो 3 पेयर बनेंगे उन्हीं के ऊपर आपने एक पोएम भी बनानी है। जैसे ये है ना एक रेनबो के बारे में, ग्लो शो, ठीक है, क्योंकि रेनबो चमकती है, नज़र आती है, स्काई हाई, ब्राइट लाइट। तो ये हमने 3 पेयर्स बनाए हैं रेनबो के बारे में, ग्लो शो, स्काई हाई, ब्राइट लाइट। अब इसी के ऊपर हम एक पोएम कंपोज कर लेते हैं कि आफ्टर द रेन बिगिन्स टू ग्लो अक्रॉस द स्काई ए लवली शो, कलर्स डांसिंग वे अप हाई, पेंटिंग ब्यूटी इन द स्काई, red and yellow shining bright, filling hearts with gentle light, nature's promise after rain, a rainbow's joy, a sweet refrain। तो आफ्टर रेन बिगिनस टू ग्लो, यानी ये जो रेनबो है बारिश के बाद चमकती है। अक्रॉस द स्काई ए लवली शो, ये आसमानों पे बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। कलर्स डांसिंग वे अप हाई, और ये आसमान की बुलंदियों के ऊपर हमें रंग नज़र आ रही होती हैं। पेंटिंग ब्यूटी इन द स्काई, ऐसे लगता है जैसे आसमान के ऊपर किसी ने बड़ी खूबसूरत पेंटिंग कर दी हो, डिफरेंट। पता है रेनबो में कलर्स होती हैं, रेड एंड येलो शाइनिंग ब्राइट। तो वो जो रेनबो के कलर हैं वो रेड होते हैं, येलो होते हैं और ये चमकदार रंग, फिलिंग हार्ट्स विद जेंटल लाइट, ये हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा एक खुशी बेदार करती हैं। नेचर्स प्रॉमिस आफ्टर रेन, और बारिश के बाद फितरत हमें क्या करती है, रेनबोस जाए स्वीट रिफ्रेन। तो हमें रेनबो की शक्ल में नेचर हमें एक खुशी देती है। तो ये हमने रेनबो के ऊपर हमने पोएम बनाई जो कि 3 पेयर बनाए थे, उसी के बारे में जो पेयर थे हमारे, ग्लो शो स्काई हाई ब्राइट लाइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्रिएटिव राइटिंग। राइट ए पैराग्राफ ऑन हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पेट एनिमल्स। तो डियर टीचर्स, मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप बच्चों को पूरा पैराग्राफ बोर्ड के ऊपर लिख कर मत दिया करें। और बच्चे आप बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, उसे नोटबुक पे उतार लेते हैं, बाद में याद करके टेस्ट की शक्ल में लिख देते हैं, लेकिन इससे उनके अंदर क्रिएटिव राइटिंग की पोटेंशियल पैदा नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, आप बच्चों को आप हेल्प आउट किया करें माइंड मैप की मदद से या क्वेश्चनिंग टेक्निक के ज़रिए से या पिक्चर प्रॉम्प्ट के ज़रिए से आप उनको पैराग्राफ लिखने को दिया करें। चलें इसके ऊपर हम एक माइंड मैप देखें, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पेट एनिमल। इसके ऊपर सबसे पहले आप माइंड मैप बना लें। करें क्या, यही टेकिंग केयर ऑफ़ आवर पेट्स या हाउ टू केयर आवर पेट्स, ये लिख के आप बिल्कुल बोर्ड के सेंटर में लिखें, इसके दायरा लगा लें और दायरा लगा के आप 6 लाइनें
साइडों के ऊपर लगा लें, ठीक है, ऊपर नीचे और साइडों के ऊपर आप 6 लाइनें लगा लें। तो पहला पॉइंट आप पहले पॉइंट पे लिख दें फूड एंड वाटर। तो क्या करें कि भाई एक पेट है तो इसको आप बच्चों से पूछें कि क्या करना चाहिए, कि उन्हें फ़्रेश वाटर प्रोवाइड करना है, उन्हें जनाब हेल्थी फूड देनी है, ठीक है। उसके बाद क्लीनलीनेस, दूसरे पॉइंट के ऊपर क्लीनलीनेस लिखें कि उनकी रेगुलर जो उसका आपने जो भी डरबा बनाया है जहाँ आपने रखा है जानवर को, उसकी रेगुलर आप क्लीनिंग करें, जानवर को भी साफ़ सुथरा रखें, उनकी ब्रशिंग करें, ग्रूमिंग करें, उनको नहलाएं धुलाएं। उसके बाद उनकी हेल्थ केयर है, यानी उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए या उनका रेगुलर जो है वेटरनरी डॉक्टर से चेकअप करवाया करें और अगर मेडिसिन रिक्वायर हो तो वो दिया करें। फिर लव एंड अटेंशन, देखें आपने पेट रखा है तो ये नहीं है कि उसे बस आपने बांध छोड़े, उनसे प्यार भी करना चाहिए, उनके टाइम निकालें, ठीक है। और एक्सरसाइज, तो जैसे हम बच्चों को लेके जाती हैं पार्क में यहाँ उनको घूमने के लिए, इसी तरह देखें ये जो पेट हैं चाहिए हमें कि इनको भी वॉक पे लेके जाया करें और इन्हें थोड़ा बाहर घूमने का मौका मिलना चाहिए। और सेफ्टी, देखें उनको सेफ़ एनवायरनमेंट में रखें, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डेंजर, ठीक है। और ये उसके आपके ये जो पॉइंट बन गएंगे तो ये एक माइंड मैप बन जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट्स बन गए हैं, इन पॉइंट्स की मदद से पैराग्राफ लिखना बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। आइए अब हम जो हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ़ आवर पेट एनिमल्स, ऊपर जो माइंड मैप बना है इसकी मदद से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि पेट एनिमल्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, दे नीड लव, केयर एंड अटेंशन। वी शुड गिव देम क्लीन एंड फ्रेश फूड एवरी डे, हमें चाहिए कि उनमें उन्हें साफ़ और सेहतमंद खुराक दें, पानी साफ़ सुथरा, फ्रेश वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, और फ्रेश वाटर उनको दें। पेट्स शुड बी केप्ट क्लीन, और उनकी रहने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, एंड देयर होम शुड आल्सो बी नीट। वी शुड टेक देम टू वेट इफ़ दे गेट सिक, और हमें वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जब वो बीमार पड़ जाए। फिर प्लेइंग विद अवर पेट्स मेक्स देम हैप्पी, तो आप उनकी टाइम निकालें, उनके साथ खेल कूद करें, तो इससे भी हमारे पेट जो हैं वो भी खुश होंगे, हमें भी खुशी मिलेगी। वी मस्ट नेवर हर्ट देम, और कभी भी उनको टार्चर नहीं करना चाहिए। टेकिंग गुड केयर ऑफ़ आवर पेट्स शोज़ दैट वी आर काइंड एंड लविंग पीपल, और अगर हम अपनी पेट की देखभाल करेंगे तो इसका ज़ाहिर होगा कि वी आर काइंड एंड लविंग पीपल, कि हम अच्छे लोग हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को आप जब भी राइटिंग टास्क दिया करें तो उनको हेल्प आउट ज़रूर किया करें, साथ माइंड मैप बना के उनको राइटिंग में हेल्प आउट किया करें। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।